Hi friends, myself Priyank Patel. I am a CA Finance student and currently I am working with JC Shine Company as an article. In today's session, I am going to discuss regarding the assess's meaning, then regarding their residential status and their tax liabilities. Then first of all, we are going to discuss the meaning of an assessee. असेसी मतलब कौन? असेसी मतलब ऐसा बंदा जिसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, उस बंदे को हम लोग असेसी बोलेंगे। असेसी के बहुत अलग अलग टाइप्स है, जैसे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई, एजेपी और बहुत कौन से टाइप्स है। जैसे हम लोग पहले देखे तो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कौन? तो इंडिविजुअल मतलब ऐसा बंदा जो अपने आप से कुछ कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं उनको, और उनको इतनी सारी लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने की होती है, उनको इतने सारे टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं होते हैं, और वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, उनको हम लोग इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं। इंडिविजुअल्स के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूं तो वो जैसे कि कोई स्टेशनरी की शॉप्स हो गई, फिर कोई पानीपुरी वाले का ठेला हो गया, और वो सभी लोगों को हम लोग इंडिविजुअल बोल सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब कौन सी फॉर्म्स? इनकम टैक्स में बोला गया है कि फॉर्म्स इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हुई हो, और जो भी फॉर्म्स एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हुई है, उन सभी फॉर्म्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉर्म्स बोल सकते हैं इनकम टैक्स में, और उनके भी टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग तरीके से होंगे। फिर उसके बाद एचयूएफ मतलब कौन? एचयूएफ मतलब ऐसा बिजनेस जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से चल रहा है, और जो कोई एक फैमिली है जो अपना बिजनेस चला रही है, उनको हम लोग एचयूएफ से डिनोट कर सकते हैं। एचयूएफ में मेनली दो टाइप्स आते हैं, एक दयाभागी आता है और दूसरा मिताक्षरा आता है। दयाभागी में क्या होता है कि वो अपने को ज्यादातर वेस्ट बंगाल के रीजन में दिखने को मिलेगा, और उसमें उन लोगों को है ना अपनी आइडेंटिटी बर्थ से ही मिल जाती है। मतलब जब भी किसी बंदे का बर्थ होता है तभी से ही वो एचएफ का मेंबर्स हो जाएगा। फिर बाद में आएगा मिताक्षरा। मिताक्षरा हम लोगों को वेस्ट बंगाल से और किसी भी जगह पर अपने को दिख सकता है। मिताक्षरा में क्या है कि उन लोगों को आइडेंटिटी बर्थ से नहीं मिलती है, उन लोगों को आइडेंटिटी तब मिलेगी जब उनका कोई करता है और वो अब काम नहीं कर सकता, और वो क्या रिटायरमेंट ले लिया, और क्या हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उन लोगों को आइडेंटिटी दी जाएगी। ये एचयूएफ का कंसेप्ट हम लोगों को मेनली इंडिया, नेपाल और भूटान में देखने को मिलेगा, और किसी जगह पर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है कंपनीज। कंपनीज मतलब क्या? कंपनीज में इनकम टैक्स में बोला है कि सभी की सभी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट और कोई भी एक्ट जो लॉ इन फोर्स है उसमें रजिस्टर्ड हुई है, उन सभी चीज को हम लोग कंपनीज बोल सकते हैं। तो कंपनीज में फॉरेन कंपनीज भी आ जाएगी, डोमेस्टिक कंपनीज भी आ जाएगी, फिर इंडियन कंपनीज होगी, सारी की सारी कंपनीज इधर आ जाएगी, कवर हो जाएगी। उसके बाद आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मेनली सिमिलर कॉन्सेप्ट है, पर उसमें थोड़ा डिफरेंस है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है कि सभी के सभी बंदे हैं ना, वो एक ही इंस्टीट्यूट और एक ही ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि सभी लोग काम एक ही तरीके का करते हैं, पर उनका इंडिविजुअल होता है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे मेरी एक किराने की दुकान है, फिर मेरे एक दोस्त की भी एक किराने की दुकान हो सकती है, फिर मेरे कोई और दोस्त है उसकी भी किराने की दुकान है, तो उसको हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलते हैं। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एग्जांपल दूं ना, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कैसा होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में काम करते हैं। फिर बाद में आता है लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी। लोकल अथॉरिटी मतलब कौन सी? लोकल अथॉरिटी मतलब सारी अपनी नगर पालिका आ गई, फिर अपनी कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई म्यूनिसिपल बॉडी है, फिर अपनी कोई ऐसी महानगर पालिका जैसे नगर पालिका, ये सभी चीज को हम लोग वहां पर कवर कर देंगे लोकल अथॉरिटी में। और एजेपी में कौन आएगा? तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो नेचुरल बंदा नहीं है, पर उनको कोई लॉ, कोई एक्ट की बदौलीन उनको क्या दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, उनको हम लोग एजेपी बोल देंगे। जैसे आईसीएआई है, फिर आरबीआई है, फिर सेबी है, उन सभी को हम लोग क्या एजेपी बोल सकते हैं। तो ये अपने को देख लिया कि असेसीज कौन कौन होते हैं और असेसी का टाइप क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उनके रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैसे होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस को भी इन लोगों ने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर सब पॉइंट्स में तीन पार्ट में डिवाइड किया है। क्या बताना चाह रहा हूँ वो बताऊँ ना, तो मेनली दो पार्ट में उन लोगों को ऐसा बोला गया है कि वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। पर रेसिडेंट में भी दो पार्ट है, आइदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, फिर वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो इन लोगों के लिए हम लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अलग अलग कंडीशंस है, वो कंडीशंस अपने को फॉलो करने की आएगी, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसके लिए वो रेसिडेंट है, और ये कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो इंडिविजुअल का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस
ऐसे निकालेंगे कि उनकी बेसिक कंडीशन है। पहले तो बेसिक कंडीशन से हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो बेसिक कंडीशन हम लोगों को सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दी गई है और उनमें उन्होंने दो कंडीशंस दी है। दो कंडीशंस में से हम लोग कोई एक कंडीशन भी फॉलो कर देंगे ना तो क्या हम अपने रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि वो बंदा है वो पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे करना चाहिए, मतलब इंडिया में रहना हुआ चाहिए, तो हम लोग उनको क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बोल देंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दूसरी कंडीशन ऐसी है कि पिछले साल में वो इंडिया में स्टे करना चाहिए फॉर 60 डेज और उनसे ज्यादा, पर उसके साथ एक कंपलसरी कंडीशन भी जाती है। उसमें वो ऐसा बोला गया है कि वो बंदा पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा होना स्टे उसका होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ वो क्लियरली बताऊँ तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन है, उन्होंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा स्टे होना चाहिए और दूसरा पार्ट है उसमें 2 कंडीशन है, वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो वो सेकंड पार्ट फुलफिल होगा। तो 2 पार्ट्स कौन से तो पहला पार्ट ऐसा है कि वो बंदा 60 डेज से ज्यादा स्टे होना चाहिए और दूसरा पार्ट ऐसा है कि वो बंदा 4 साल में 365 डेज से ज्यादा इधर स्टे होना चाहिए इंडिया में, तो ही वो फुलफिल होगा। उसके बाद एडिशनल कंडीशंस भी दी गई है। एडिशनल कंडीशन से हम लोगों को ऐसा पता चलेगा कि वो रेसिडेंट तो है, वो 6 सबसेक्शन 1 में डिक्लेयर हो गया, पर वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो अपने को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 6 वाली कंडीशन है जो अपने को देखनी होगी। सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 6 में भी 2 कंडीशंस दी गई है। उसमें बोला गया है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी ना तो ही आप लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर होंगे, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी ना तो ही आप लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर होंगे। एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो आप लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन है कि पिछले 10 साल में से वो 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट के लिए फिर कौन सा क्राइटेरिया देखोगे, तो रेसिडेंट के लिए हम लोग फिर से सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 वाला क्राइटेरिया देख लेंगे। और दूसरी ऐसी कंडीशन है कि पिछले 7 साल में उसका स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। फिर उसके बाद उसके कुछ एक्सेप्शंस है, फिर उसके क्या कुछ बोल सकते हैं ना एक्सेप्शंस रूल्स है कि अगर वो क्रू मेंबर हुआ तो क्या, फिर कोई बंदा है जो इंडिया में स्टे ही नहीं करता है पर वो इंडिया का ओरिजिन का बंदा है तो उसका टैक्सेशन कैसे गिनेंगे, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे गिनेंगे, उसके लिए आगे बढ़ाऊंगा। आगे एग्जेम्पशन, मतलब कोई भी कंडीशंस होगी तो उसमें एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब क्या कि बोला गया है कि अगर कोई बंदा है जो क्रू में काम करता है, क्रू मेंबर है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे गिनेंगे, तो उनके लिए बोला गया है कि उन लोगों को सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन है ना वही फुलफिल करनी है, उसके सिवाय और कुछ कंडीशन उन लोगों को फुलफिल करने की नहीं रहेगी। और दूसरा ऐसा बंदा है कि जो इंडिया में नहीं रहता है पर इंडिया का ओरिजिन का बंदा है। इंडिया का ओरिजिन का मतलब उनके जो पापा और दादा थे वो इंडिया में रहते थे, पर वो अभी बंदा है जो इंडिया में नहीं रहता, कोई किसी और जगह पर रहता है और वहां पर वो इनकम जनरेट कर रहा है, वो इनकम कमा रहा है और पिछले साल में वो इंडिया में विजिट करता है, तो उनको क्या हम लोग डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। डीम्ड रेसिडेंट के लिए हम लोगों को एक क्राइटेरिया दिया गया है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में। उसमें बोला गया है कि कोई भी बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो उसका स्टे आउटसाइड इंडिया है पर वो पिछले साल में इंडिया में विजिट करता है, तो क्या हम लोग उनको क्या डिक्लेयर करेंगे, डीम्ड रेसिडेंट। वो बंदा रेसिडेंट नहीं है पर हम लोग उनको क्या डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे और उनको हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसे दे देंगे। वो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा होगा कि रेसिडेंट तो है पर वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। उसके बाद हम लोग और इंडिविजुअल के बाद फॉर्म का देखेंगे तो फॉर्म एचयूएफ का देख लेते हैं। एचयूएफ में क्या होता है कि एचयूएफ के लिए ऐसा बोला गया है कि अगर एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट इन इंडिया है तो उनको रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा और कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और होली आउटसाइड इंडिया है तो उन लोगों को हम लोग नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। अगर एचयूएफ रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाए ना तो उनके कर्ता के लिए हम लोगों को फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 6 वाली एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी होगी जो जैसे मैंने पहले बताया वैसे। उसके बाद फॉर्म एओपी, एजेपी, बीओआई ऐसे लोकल अथॉरिटीज ऐसे सभी फॉर्म ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी हम लोग कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, तो उनके रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम लोगों को देखना होगा कि उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है। कंट्रोल और मैनेजमेंट जो अगर इंडिया में होगा तो वो रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगी और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो वो लोग नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंपनीज है तो कंपनीज का हम लोगों को पोएम देखना। पोएम मतलब क्या,
पोया मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इधर इन इंडिया है तो हम लोग उनको रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग उनको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। और बाद में तो ये टैक्स लायबिलिटी है। उनके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये सभी लोगों को हम लोग अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस में क्यों डिवाइड करते हैं? एक ही रेसिडेंट रख दे तो नहीं चलेगा? आंसर इज नो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सभी लोगों की टैक्स लायबिलिटीज अलग अलग है। कुछ बंदे को कुछ चीजें टैक्सेबल होगी, कुछ को टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब जैसे कोई इनकम है जो अक्रूड आउटसाइड इंडिया है और रिसीव्ड इंडिया में है तो वो रेसिडेंट होगा तो उसको टैक्सेबल होगी, पर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो उसको टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये सभी के लिए हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस में उन लोगों को डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। फिर टैक्स लायबिलिटी देखें तो पहले देखते हैं कि अगर वो जो बंदा है वो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया है पर वो रिसीव्ड इंडिया में कर रहा है, तो जो बंदा रेसिडेंट होगा उसको तो सभी की सभी चीजें टैक्सेबल ही होगी। पर जो नॉन रेसिडेंट वाला बंदा है और कोई ऐसा बंदा है कि जो रेसिडेंट है पर नॉट एन ऑर्डिनरी है तो फिर उसको टैक्सेबल नहीं होगा। फिर दूसरी किसी ऐसे टैक्सेबल लायबिलिटी निकले तो जैसे कोई भी इनकम है जो इंडिया में अक्रूड हो रही है पर वो रिसीव आउटसाइड इंडिया है तो वो सभी की सभी चीजें हम लोगों को रेसिडेंट में भी टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट होगा उसमें भी टैक्सेबल होगी, और रेसिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी होगा उसमें भी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर ऐसी कोई इनकम है जो इनकम अक्रूड इन इंडिया है और रिसीव्ड भी इंडिया में ही हुई है तो वो सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कोई इनकम है जो अक्रूड इन इंडिया है पर वो पिछले साल की इनकम है और फिर उस इनकम को हम लोगों ने ट्रांसफर किया था तो वो सारी की सारी इनकम्स हम लोगों को किसी को टैक्सेबल नहीं करने की होगी। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।